हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरा। डेली करंट अफेयर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज के सेशन में हम 19 और 20 जून की करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। ये एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके किसी न किसी एग्जाम का पार्ट बन सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले एमसीक्यू की तरफ। पहला क्वेश्चन है, जापान हैज पार्टिसिपेटेड इन नाटो समिट इन मैड्रिड फॉर द फर्स्ट टाइम इन जून 2022। हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। देखिए, जून 2022 में जापान ने पहली बार नाटो समिट में पार्टिसिपेट किया है और ये नाटो समिट मैड्रिड में आयोजित की गई थी। तो आपको ये बताना है कि वर्तमान में नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन है। वर्तमान में नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोलनबर्ग। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, जेंस स्टोलनबर्ग। तो जेंस स्टोलनबर्ग नाटो के वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 47th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल विल बी हेल्ड ऑन जून 28 टू 29 इन विच सिटी। आपको बताना है जीएसटी काउंसिल की 47वीं मीटिंग जो कि 28 और 29 जून को आयोजित होगी, ये कहां पर होगी? ये होगी अपने श्रीनगर में। यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ई, श्रीनगर। यहाँ पर श्रीनगर में ये जो मीटिंग है, 47th मीटिंग है जीएसटी काउंसिल की, ये आयोजित की जाएगी। उसके बाद आरबीआई हैज रेज्ड द एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन AFA लिमिट ऑफ ई मैंडेट्स फॉर ट्रांजेक्शन फ्रॉम 5000 टू व्हाट अमाउंट। देखिए, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आरबीआई की एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन जो लिमिट है वो 5000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये कर दी गई है 15,000। यानी यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। यानी आरबीआई ने एडिशनल फैक्टर फॉर ऑथेंटिकेशन की लिमिट 5000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी है। उसके बाद हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। यानी भारतीय प्रेस परिषद के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं अपने रंजना प्रकाश देसाई। यानी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए ऑप्शन है। रंजना प्रकाश देसाई को अपने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के न्यू चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद हमजा अब्दी बर्रे, हमजा अब्दी बर्रे हैज बीन अपॉइंटेड एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। देखिए, हमजा अब्दी बर्रे को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है अपना करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, सोमालिया। सोमालिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में हमजा अब्दी बर्रे को नियुक्त किया गया है। उसके बाद विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद जीओबीपी टू एक्सेलरेट ईवी अडोप्शन। ठीक है, यानी ईवी अडोप्शन को एक्सेलरेट करने के लिए किस कंपनी ने जीओबीपी के साथ पार्टनरशिप की है? तो ये की है अपनी जोमेटो ने। यानी जोमेटो अपने एक तरीके से अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करने वाला है। इसके लिए उसने जीओबीपी के साथ क्या किया है? एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद When is the International Day for काउंटरिंग हेट स्पीच सेलिब्रेटेड ग्लोबली। देखिए, हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 जून को। यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, 18 जून। ठीक है, तो 18 जून यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद वेयर इज द लार्जेस्ट नॉन प्लांट ऑन अर्थ रिसेंटली डिस्कवर्ड। हाल ही में पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्ञात पौधा कहां पर खोजा गया है? तो ये खोजा गया है ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहां पर करेक्ट ऑप्शन है ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी एक तरीके से ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद एनपीसीआई इंटरनेशनल हैज साइंड एन एमओयू विद विच कंट्रीज लायरा नेटवर्क फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ यूपीआई एंड रुपे कार्ड। देखिए, यूपीआई और रुपे कार्ड को एक्सेप्ट करने के लिए एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, किस देश की कंपनी लायरा नेटवर्क के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है अपने जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फ्रांस। यानी फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है लायरा और इसके साथ एनपीसीआई ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि जो
विदेशों में यूपीआई और रुपए जो कार्ड है उसको एक्सेप्ट किया जा सके। उसके बाद एवरी ईयर, हर साल, द वर्ल्ड ऑब्जर्व सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे ऑन विच डे। आपको बताना है कि जो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे है वो कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 18 जून को। यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, 18 जून। 18 जून को वर्ल्ड गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है 18 जून को। उसके बाद विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च द एनम एजुथम एनम एजुथम scheme to bridge the learning gap occurred due to COVID-19 pandemic among student। देखिए, जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लर्निंग प्रोसेस में गैप आ गया है कोविड की वजह से। उस गैप को फिल करने के लिए किस स्टेट मिनिस्टर ने, किस राज्य मंत्री ने, चीफ मिनिस्टर ने, मुख्यमंत्री ने क्या किया है, एक एनम एजुथम स्कीम लॉन्च की है। तो ये की है अपने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने। और यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ई, यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने एनम एजुथम स्कीम लॉन्च की है। ठीक है। उसके बाद विच एयरपोर्ट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट टू लॉन्च ए वन ऑफ इट्स काइंड वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन एंड सोलर पीवी हाइब्रिड सोलर मिल। देखिए, हाल ही में किस भारतीय एयरपोर्ट ने एक तो वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन लॉन्च की है, एक तरीके से स्थापित की है, और सोलर पीवी यानी सोलर मिल स्थापित करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बना है। ठीक है। तो ये आपको बताना है कि देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा है जिसने वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन स्थापित की है और सोलर पीवी हाइब्रिड स्थापित की है। तो ये है अपना छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी, डी। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, यानी छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर पीवी स्थापित किया है। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी APEDA, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। APEDA इसने हाल ही में लॉन्च किया है 8 डे लॉन्ग मैंगो फेस्टिवल। ठीक है। 8 डे लॉन्ग मैंगो फेस्टिवल किसने आयोजित किया है? ये किया है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो फेस्टिवल है किस देश में मनाया गया है। ठीक है, ताकि जो मैंगोज का एक्सपोर्ट है वो क्या किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो ये किस देश में आयोजित हुआ है मैंगो फेस्टिवल? ये हुआ है बहरीन में। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ई, बहरीन। ठीक है। तो बहरीन में इसको आयोजित किया गया था मैंगो फेस्टिवल को। उसके बाद What was the rank of India in annual World Competitiveness Index 2022? 2022 की वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक रही है, आपको बताना है। और जो ये रैंक है ये रिलीज की गई है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट यानी IMD के द्वारा इसको जारी किया गया है। तो भारत की रैंक रही है 37, पहले ये 43 थी, अब ये 37 रही है। ठीक है। तो भारत की पोजीशन, जो भारत की रैंक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2022 में रही है वो है 37। ठीक है। उसके बाद इन विच कंट्री द 8th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियन हैज बीन हेल्ड टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। देखिए, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ये किया गया अपने इजिप्ट में। यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, इजिप्ट में इस सम्मेलन को, इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था। ठीक है। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये क्लाइमेट चेंज पर थी। उसके बाद भीम नगोड़ा और संग नगोड़ा पाटिल, भीम नगोड़ा संग नगोड़ा पाटिल हैज बीन स्वॉर्न इन एज द लोकायुक्त ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी भीम नगोड़ा और संग नगोड़ा पाटिल ने, भीम नगोड़ा संग नगोड़ा पाटिल ने निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है? किस राज्य के लोकायुक्त को लोकायुक्त के रूप में भीम नगोड़ा संग नगोड़ा पाटिल ने शपथ ली है? तो ये है अपने
कर्नाटका। कर्नाटका के लोकायुक्त कौन बने हैं? भीम नगोड़ा संग नगोड़ा पाटिल। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा जा सकता है किसी न किसी एग्जाम में। उसके बाद who has been named as new chairperson of cellular operators एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी COAI। COAI क्या है? सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर 2022 टू 2023, 2022 से 23 वर्ष के लिए सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन किनको नियुक्त किया गया है? ये हैं अपने प्रमोद के मित्तल, यानी प्रमोद के मित्तल बने हैं चेयरमैन किसके? सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद व्हाट इज द थीम ऑफ द रोबोट व्हाट इज द नेम ऑफ द रोबोट डेवलप्ड बाय IIT मद्रास टू क्लीन सेप्टिक टैंक विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन? देखिए, बिना मानव हस्तक्षेप के सेप्टी टैंक को साफ करने के लिए IIT मद्रास द्वारा एक रोबोट विकसित किया गया है जिसका नाम बताना है आपको। ठीक है, तो IIT मद्रास ने एक रोबोट बनाया है जिसका नाम है होमोसेप। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन, होमोसेप। और ये आपको नाम याद रखना है, होमोसेप। होमोसेप एक रोबोट है जो कि बिना मानव के, एक तरीके से बिना एक ह्यूमन बीइंग के क्या है, सेप्टिक टैंक को साफ कर सकता है। ठीक है, और ये किसने डेवलप किया है? IIT मद्रास ने। उसके बाद व्हाट इज द थीम ऑफ 2022 डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे? ड्रॉट डे, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे की थीम क्या थी 2022 की? आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस का विषय क्या था? ये था राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर इस साल की डिजर्टिफिकेशन और ड्रॉट डे की थीम थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। थीम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डे हो सकता है पूछ लिया जाए, हो सकता है ना भी पूछा जाए, लेकिन थीम आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद अंडर द भारत गौरव स्कीम ऑफ इंडियन रेलवे, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम विच प्लेस टू शिरडी? देखिए, हाल ही में भारत गौरव स्कीम के अंडर एक इंडियन रेलवे के द्वारा एक प्राइवेट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। तो आपसे सवाल यह पूछा गया है कि इस ट्रेन को किन दो स्टेशन के बीच चलाया गया है? यानी जो हरी झंडी दिखाई गई है वो कहां से कहां तक दिखाई गई है? तो ये दिखाई गई है कोयम्बटूर टू शिरडी। यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ई, ऑप्शन नंबर ई, कोयम्बटूर। ये जो ट्रेन है, प्राइवेट ट्रेन है, ये भारत गौरव स्कीम के अंडर चलाई गई एक प्राइवेट ट्रेन है और ये कोयम्बटूर से शिरडी तक चलेगी। उसके बाद which financial wellness platform has launched an industry first credit line service using its AI powered chat capability on WhatsApp? यानी किस वित्तीय कल्याण मंच ने WhatsApp पर अपनी AI संचालित चैट क्षमता का उपयोग करके उद्योगों की पहली क्रेडिट लाइन सेवा शुरू की है? तो ये की है कैश ई ने। यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कैश ई, यानी ऑप्शन नंबर ई। देखिए, कैश ई एक प्लेटफॉर्म है जो लोगों को लोन प्रोवाइड करेगा यूजिंग व्हाट्सएप, यानी व्हाट्सएप में ही ये आपकी एक तरीके से एक ऑप्शन रहेगा। एक व्हाट्सएप को ही ऐसा डिजाइन किया जाएगा जिसमें आप इंस्टेंट लोन प्राप्त कर सकते हैं केवल अपना नाम लिखकर। ठीक है, और ये कुछ चंद मिनटों में ही लोन ट्रांसफर हो जाएगा। ये आपके व्हाट्सएप पर एक बहुत ही अच्छा एक तरीके से ये फर्स्ट क्रेडिट लाइन सर्विस लॉन्च की गई है व्हाट्सएप पर ही। ठीक है, उसके बाद नेम द इंडियन बोर्न अमेरिकन हु विल बी अपॉइंटेड एज साइंस एडवाइजर टू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट यानी यूएस प्रेसिडेंट के एडवाइजर, साइंस और टेक्नोलॉजी एडवाइजर किस भारतीय अमेरिकन को चुना गया है कि किसके लिए? एडवाइजर के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवाइजर टू यूएस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो बताना है उस भारतीय मूल के अमेरिकी का नाम बताना है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति यानी व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के प्रमुख और विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें
ये एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, अमेरिकन हैं, और इनको प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट के साइंस एडवाइजर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो ये है आरती प्रभाकर, यानी जो सी ऑप्शन यहां पर है वो करेक्ट ऑप्शन है, आरती प्रभाकर। आरती प्रभाकर को यूएस प्रेसिडेंट के साइंस एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये व्हाइट हाउस में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, ठीक है, व्हाइट हाउस के अंदर ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके हेड भी रहेंगे, ठीक है। उसके बाद who has been appointed as part-time non-official director on the central board of RBI। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में किनको पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर घोषित किया गया है। तो यहां पर जो चारों ऑप्शन है ए बी सी डी, इन चारों को जो आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड है उसमें एज ए पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर बनाए गए हैं। तो ये है, पहला ऑप्शन है आनंद महिंद्रा, वेणु श्रीनिवासन, पंकज पटेल और रविंद्र ढोलकिया। तो इनको क्या है, इन चारों को आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इंडिया विल गेट 5G सर्विस बाय मार्च विच ईयर, ठीक है। तो आपको बताना है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत को कब तक, किस साल के मार्च तक 5G सेवाएं मिलेंगी। तो ये मिलेंगी 2023 तक, यानी अगले साल तक, मार्च 2023 तक भारत को 5G सर्विस मिल जाएगी। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी 2023 मार्च 2023 तक हमें 5G सर्विसेज मिल जाएंगी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड जल भूषण बिल्डिंग एट राजभवन इन विच सिटी। आपको बताना है कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक जल भूषण भवन का एक तरीके से इनॉग्रेशन किया है। तो आपको बताना है कि ये जल भूषण भवन है, ये राजभवन किस सिटी में है, ठीक है, किस सिटी के राजभवन में है, ठीक है। तो यहां पर जो ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जल भूषण भवन किस सिटी के राजभवन में है। तो ये है मुंबई सिटी में, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ये मुंबई के राजभवन में एक जल भूषण भवन के नाम से इनॉग्रेशन हुआ था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। उसके बाद व्हाट इज द रैंक ऑफ बेंगलुरु इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग, ठीक है, रिलीज्ड बाय स्टार्टअप जिनोम। स्टार्टअप जिनोम के द्वारा रिलीज की गई एक लिस्ट में बेंगलुरु का ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में कितनी रैंक आई है, ठीक है। तो आपको बताना है कि बेंगलुरु की क्या रैंक रही है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में, ठीक है। और जो ये रैंकिंग है ये किसके द्वारा रिलीज की गई है, स्टार्टअप जिनोम के द्वारा। तो बेंगलुरु की रैंकिंग रही है बी, यहां पर करेक्ट ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन है, यानी 22 क्या रही है, बेंगलुरु की रैंकिंग रही है। 22वें स्थान पर बेंगलुरु आया है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में। उसके बाद Which tech giant has announced a startup accelerator program for women founder in India। देखिए आपको बताना है कि किस टेक जियांट ने, इनमें से किस टेक जियांट ने एक स्टार्टअप मतलब अनाउंस किया है, एक स्टार्टअप अनाउंस किया है जो एक्सेलरेट करेगा किसको, वुमेन फाउंडर्स को, यानी जो महिला संस्थापक है, जो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की महिला संस्थापक है, उनको एक्सेलरेट करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए इनमें से किस टेक जियांट ने एक स्टार्टअप लॉन्च किया है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो ये किया है गूगल ने। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, गूगल, ठीक है। तो गूगल ने ये जो स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम है वो लॉन्च किया है, किसके लिए, महिलाओं के लिए, ठीक है। उसके बाद विच बैंक रिसेंटली रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम सेबी टू रेज फंड थ्रू एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी आईपीओ। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के तहत फंड वसूल करने की मंजूरी किस बैंक को मिली है। आपको बताना है कौन से बैंक को एसबीआई से इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के तहत फंड वसूल करने की एक तरीके से मंजूरी मिल गई है। तो ये मिली है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड, यानी यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु मर्केंटाइल
बैंक लिमिटेड को मंजूरी मिली है सेबी से, ताकि वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के तहत फंड वसूल कर ले। उसके बाद ये थी आज की इंपॉर्टेंट कुछ एमसीक्यूज और कुछ न्यूज से रिलेटेड एमसीक्यूज। अगर आपको ये एमसीक्यूज अच्छे लगे हैं और ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।